गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह जो यह पुस्तक है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब का इसमें उसके जितने भी फैक्ट हैं उन सबको दिया गया है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कुछ भी फैक्ट है वो अगर कोई एक टाइप का है तो उसका एक जगह है, इसलिए यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है और महत्वपूर्ण है। इसी में आज हम लोग क्या देखेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भूगोल के बारे में अध्ययन आरंभ करेंगे। और भूगोल में सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, तो भारत का भूगोल से शुरू करते हैं। तो आशा करते हैं इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सामान्य परिचय यानी इंट्रोडक्शन किसका, तो भारत का होगा। तो यहाँ देखिए भारत है किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो हम लोग जानते हैं यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी यह पृथ्वी है, इसके नीचे ये साउथ भाग है, ऊपर नॉर्थ है। तो भारत कहाँ है, भारत यहाँ पर है, यानी यह उत्तर में भी है। तो क्लियर है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है, और इधर ईस्ट है और पश्चिम में वेस्ट, यानी इधर यह वेस्ट हो गया। तो भारत क्या है, यहाँ पर यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह भारत का सामान्य परिचय है। इसके बाद में और देखिए यह भारत का मैप है। क्वेश्चन आता है कि भारत का बताइए उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए भारत की उत्तरी और दक्षिणी जो सीमा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, उत्तर दक्षिण ये वाला, तो यह है 3214 किलोमीटर लंबाई है। उत्तर में कहाँ से जोड़ेंगे अब हम लोग, यह लद्दाख का भाग है। क्या नाम है उसका, यहाँ देखिए सबसे उत्तरी क्षेत्र है भारत का अभी इंदिरा कॉइल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है। और यह अक्षांश कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह भारत का उत्तरी बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु यह है, यह कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी पड़ेगा। और सबसे अगर दक्षिणी बिंदु भारत का माना जाए तो यह दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी पॉइंट है। यह क्या है, तो यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर माना जाता है। हम लोग जानते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होता है, एक बार जान लेते हैं फिर से। यह पृथ्वी है, मान लीजिए यह गोल है, बीचों बीच 0 डिग्री रेखा गुजरती है। जिस तरह जितनी भी रेखा इस तरह से लेटी हुई हो उसको समझ जाइए कि वो सब अक्षांश रेखाएं हैं। और जो रेखा इस तरह से दिखने को मिले उसको समझिए कि यह देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा से किसी देश किसी जगह का उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु ज्ञात किया जाता है। और देशांतर रेखा जो इस तरह से गुजरेगी, इससे किसी भी देश या कोई क्षेत्र है उसका पश्चिमी और पूर्वी जो विस्तार है उस ज्ञात किया जाता है। जैसे भारत का पश्चिमी विस्तार, तो यहाँ देखिए यह 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में है। भारत शुरू होता है कहाँ, तो गुजरात से। और पूर्व में कहाँ, तो भारत का पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में भारत का विस्तार है। और जो कहाँ है, तो किबिथु, याद कर लीजिए किबिथु, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिम तो गुजरात का गौर माता है, जो गुजरात में स्थित जगह है। और भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार तो 2933 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी, तो आजकल बहुत चर्चा में रहने वाले पड़ोसी चीन, यह छोटा सा अपना फ्रेंडली पड़ोसी भूटान, यह नेपाल, यहाँ पर बर्मा, यह बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, इधर समुद्र है, यह बंगाल की खाड़ी, यह अरब सागर। और यहाँ पर थोड़ा सा क्षेत्र बाउंड्री बनाता है कौन, तो ये क्या नाम इसका, अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री। लेकिन अब भारत से डायरेक्ट नहीं टच कर पाता है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान कब्जा कर रखा है कौन, तो पीओके की बात हो रही है। और भारत का दक्षिणतम पड़ोसी यह श्रीलंका है, लेकिन जो समुद्र से अटैच है। और भारत के 2 मुख्य आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है और पश्चिम में लक्षद्वीप। तट रेखा वाली बात है, तो भारत का जो तट रेखा है यानी गुजरात से शुरू होगा और ये पश्चिम बंगाल तक है। इसका विस्तार मुख्य भूमि पर केवल यह, तो कितना मिलेगा, तो यह लगभग
6100 कुछ नीचे देखेंगे, और 11 से 1200 किलोमीटर जो तटरेखा है वह लक्षद्वीप और अंडमान के दोनों मिलाने पर होता है, यानी कुल तटरेखा भारत का कितना है तो 7516 किलोमीटर। क्लियर है? अब लोग थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। तो सबसे बड़ा कौन है? रसिया। दूसरा नंबर में कौन आएगा? कनाडा। भारत 7वें नंबर पर है। भारत से पहले कौन है? तो भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, और भारत के बाद में कौन है तो अर्जेंटीना। कमेंट कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया होगा या ब्राज़ील होगा, हम इंतजार करेंगे। आगे देखिए, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, और आबादी कितना है जानते ही हैं, 17.5%। भारत का अक्षांशीय विस्तार यह 8.4 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। क्यों? क्योंकि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के भारत ऊपर में है, तो उत्तरी गोलार्ध है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? यह समय एवं अवस्थिति का निर्धारण करती है। कौन? तो देशांतर रेखाएं यानी खड़ी रेखाएं, मतलब देशांतर ये हो गया और अक्षांश यह हो गया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। कौन कौन? देखिए, कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगा भाई? तो यहाँ से यह शुरू करेगा और इस तरह से निकल जाएगा। तो सबसे पहले गुजरात, फिर यहाँ राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? अक्षांश यानी लैटिट्यूड, तो यह है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटा। क्यों? क्योंकि जो अक्षांशीय विस्तार इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यह लगभग 30 डिग्री का है, यानी यहाँ पर लगभग 67 है और यहाँ पर लगभग 97 है, तो 30 डिग्री। और हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले भी वीडियो बना चुके हैं अक्षांश देशांतर वाला, या क्लास 11 का ज्योग्राफी, उसमें भी देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाइएगा। उसमें होगा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, यह वृत्त है, और वृत्त के कोनों का मान क्या होगा? 360 डिग्री। और पृथ्वी एक चक्कर मतलब पूरा एक राउंड कितना तो 24 घंटा में लगाती है, तो इसे डिवाइड कीजिएगा, आपको आएगा कि 1 घंटा बराबर यानी 60 मिनट बराबर 15 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर, यानी पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी का मूवमेंट है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो भारत में जो का विस्तार है 30 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 15 मिनट, तो 2 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर क्या होगा? 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 60 गुना 2 यानी 120 मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। आगे बढ़िए, भारतीय मानक समय रेखा किस यानी 82 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। क्लियर है? इलाहाबाद के निकट क्या है तो मिर्जापुर शहर, जिससे भारत का समय निर्धारित होता है। तो कहाँ है? तो इस तरह से ऐसे गुजर गया। भारतीय मानक समय हो गया। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे। अब बताइएगा कैसे होगा। यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न है यानी 12 बज गया, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 होगा। मतलब भारत में 12 है, कहाँ तो 82.5 डिग्री पर 12:30 बज गया, तो 120 डिग्री यानी यहाँ आइए, यहाँ 120 डिग्री, तो डिफरेंस कितना हो गया? इधर 20 डिग्री है और इधर 12.5 डिग्री यानी 32.5 डिग्री। तो 32.5 डिग्री इंटू 4 मिनट करेंगे तो क्या होगा? तीसू का यानी लगभग 150 मिनट होना चाहिए, तभी ना 2.5 घंटे का अंतर होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। आगे बढ़िए। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला यहाँ न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखिएगा उसमें एक इस तरह से निकला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर ऐसे है। यह यहाँ पर बिहार से भी बाउंड्री टच करता है, यह झारखंड से भी, यहाँ छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश से भी बाउंड्री टच करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? तो देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश, फिर वह मध्य प्रदेश यानी इस तरह से जाएगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का राजनीतिक मानचित्र है, याद से देख लीजिए। सबसे अच्छा यह देखिए। अब चीन की सीमा भारत के लद्दाख से टच करती है, न कि जम्मू एवं कश्मीर से। नोट करने वाली बात है। यहाँ देखिए, तो चीन की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य या यूनियन टेरिटरी, तो यूटी मात्र एक है, लद्दाख है। राज्य हो जाएंगे एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह नेपाल, यह नेपाल है, नेपाल के पड़ोसी, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसी तरह भूटान से सीमा बनाने वाले तो सिक्किम, यह पश्चिम बंगाल देखिए, यहाँ असम है और अरुणाचल प्रदेश तथा इधर चीन यानी चीन का तिब्बत वाला भाग। और बांग्लादेश, तो यह बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले भारतीय राज्य सबसे बड़ा यह पूरा है पश्चिम बंगाल, फिर असम, यहाँ से भी थोड़ा सा, यह थोड़ा यहाँ है, यह मेघालय है, यह त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर कौन सा देश है? तो म्यांमार। तो म्यांमार से सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य तो मिलेगा आपको मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान अपना पड़ोसी, तो इससे सीमा रेखा बनाने वाले राज्य भारत के गुजरात, सबसे बड़ी सीमा राजस्थान की मिलेगी, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी उसका बाउंड्री टच होता है। सेवन सिस्टर कहा जाता है किसको? यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसमें देखिए जो असम है, असम राज्य से सबका बाउंड्री टच करेगा, यानी बीच में असम सबसे बड़ी बहन, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यह है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय का क्या होगा? शिलोंग। कमेंट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यह सब तो जानते ही हैं, सिक्किम का गंगटोक होता है, इतना याद रख लीजिए। और भारत का जो मेन जो टाइम लाइन है जो 82.5 डिग्री, यहाँ देखिए वह इस तरह से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तो 1, 2, 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। यही है। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं राजस्थान। आगे देखिए पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है यह यूनियन टेरिटरी है और ये इसका विस्तार, पांडिचेरी तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका सी से कनेक्टेड होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश में है, केरल में है और तमिलनाडु में, यानी 3 राज्य में इसका विस्तार है। और दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, इन सबको एक कर दिया गया है। दमन, दीव एवं दादरा नगर हवेली कहाँ था? यहाँ देखिए, यह गुजरात के पास है सब। इन सबको अब एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। इनसे संबंधित फैक्ट देखेंगे। देश के चतुर्थिक अंतिम सीमा बिंदु, इसके बारे में देखिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तरतम बिंदु यानी सबसे नॉर्थ, यह मैप अगर बना लेंगे तो क्या होगा? यह नॉर्थ, यह साउथ, यह ईस्ट और यह वेस्ट। तो सबसे उत्तरी बिंदु यह इंदिरा कॉइल कहाँ है? तो लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर तो अंडमान सी में मिलेगा, अंडमान आइलैंड में है, नाम इंदिरा पॉइंट या जो ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। पश्चिमी बिंदु गुजरात में, गौरमोता या गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वी बिंदु यह अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु यानी अरुणाचल प्रदेश। और मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु यानी कन्याकुमारी यहाँ पर तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु में है। और एक बार क्वेश्चन और पूछ देता है कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, यानी उत्तर से दक्षिण इस तरह से बताना है। तो सबसे उत्तर में क्या मिलेगा? यह काराकोरम रेंज है, जहाँ पर आज भारत और चीन के बीच फाइट हो रहा है। अधिकतर भाग चीन कब्जा में है, यानी अक्साई चैन। उसके बाद लद्दाख है, जिस पर भारत का नियंत्रण है। तो सबसे उत्तर में काराकोरम, यह ट्रांस हिमालय है। फिर लद्दाख है,
लद्दाख के बाद में तीसरा आता है जास्कर, उसके बाद में पीर पंजाल यानी जम्मू कश्मीर, और सबसे अंतिम यह है शिवालिक रेंज। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई तो यह 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कितना टफ क्वेश्चन है, दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। ऐसा क्यों? क्योंकि असम की सीमा पश्चिम बंगाल से भी टच करते हैं। रासद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है बताइए? तो रासद्वीप, तो इसका नाम देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नीलद्वीप यह शहीद द्वीप हो गया, और हैवलॉक द्वीप यह स्वराज द्वीप है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत का मैप इस तरह से मिलेगा, वहाँ पर इस तरह से श्रीलंका है, यह पाक जलडब्रू मध्य है। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? तो बांग्लादेश से। कौन? तो त्रिपुरा। भारत का मैप देखिए, यही त्रिपुरा है, नाम ही त्रिपुरा है, उसमें भी तिरी लगा हुआ है, यह त्रिपुरा, और 3 ओर से यह किससे? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, यह बार बार एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए। 9 डिग्री चैनल, तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री, तो ये माने कि अक्षांश रेखा की बात हो रही है, तो 9 डिग्री अक्षांश कहाँ होगी? तो यह कहाँ से गुजरती है? तो उसी का नाम हो गया चैनल है, तो वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल, तो यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल, यह सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट यानी जलडब्रू मध्य, यह भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक या निवेशिका, तो यह एक पतली सी निवेशिका है जो कहाँ है? तो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी, यह पश्चिमी गुजरात की बात हो रही है। खंभात की खाड़ी, तो यह पूर्वी गुजरात यानी कि नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। गुजरात का जब मैप देखिएगा तो वह इस तरह से होता है। तो जो ऊपर वाला है यह क्या है? तो कच्छ की खाड़ी है, और नीचे वाला एक लूप है वह खंभात की खाड़ी है, जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो देख लेते हैं, यह देखिए, ये गुजरात है, इसमें 2 लूप है। यह क्या है? यह रन ऑफ कच्छ है यानी कच्छ की खाड़ी है, और यह खंभात की खाड़ी है, इसमें नर्मदा ताप्ती आदि नदियाँ अपना जल इसमें विसर्जित करती हैं। और लक्षद्वीप सागर, तो यह लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। तो लक्षद्वीप, तो यहाँ पर लक्षद्वीप हम लोग देखे थे इस तरह से था, और ये मालाबार तट यानी केरल का तट की बात हो रही है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट यानी जलडब्रू मध्य कोको, तो यह कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंगन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो बांग्लादेश से सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट। सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत का किससे टच होगा? तो अपना पड़ोसी बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, और नाम है इस सीमा का क्या? रेडक्लिफ रेखा। इसी तरह से चीन का 3488 किलोमीटर, और इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। नेपाल के साथ 3323 किलोमीटर, यह है रेडक्लिफ रेखा। यह पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, और इसका भी नाम है रेड क्लिफ रेखा। और नेपाल, तो यह 1751 किलोमीटर, और यह निर्धारित होता है किसका कमाल है? तो सुगौली की संधि में हुआ था। अब किसके समय में हुआ था? कमेंट कीजिएगा। म्यांमार की रेखा 1643 किलोमीटर, म्यांमार भारत से किस संधि के द्वारा अलग हुआ वो भी कमेंट कर सकते हैं। भूटान की सीमा मात्र 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और इस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। भारत की कुल स्थलीय जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 15,106 किलोमीटर है। यहाँ देखिए, भारत का सीमा रेखा जो बांग्लादेश है उसके साथ कितने? तो 5 राज्य। कौन कौन? तो देखिए, सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी। तो एक है लद्दाख है, यह क्या है? तो यह चीन के साथ है, लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यानी जम्मू जो
पाकिस्तान है, इसके साथ भी 1 2 3 4 5 बने, 4 राज्य और 1 लद्दाख, 5 हो गया। और चीन के साथ भी 5 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 राज्य है और 1 लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश के साथ सिर्फ और सिर्फ 5 राज्य मिलते हैं, कोई यूटी ना है। और नेपाल के साथ, ये नेपाल ही है, हाँ, तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य, कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा रेखा मिलती है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ कौन, तो म्यांमार सीमा रेखा बनाएगा, 4 राज्य। और यहाँ है कौन है दिया, तो भूटान की बात हो रही है, तो भूटान से भी 4 राज्य अपनी सीमा मिला देंगे, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और कौन है यह, लद्दाख, यानी पीओके है, जो किस राज्य में भारत सरकार ने मिला दिया इसको, तो कहा कि पीओके जो हिस्सा है वह लद्दाख का है, और लद्दाख से ही सीमा कौन बनाएगा, तो चीन भी बनाएगा, और डुरंड रेखा के द्वारा अफगानिस्तान अलग होगा। यहाँ देखिए मैकमोहन रेखा, तो यह अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन चीन क्या कहता है, हम तो उस समय नहीं थे इसलिए हम ना मानेंगे। दुख की बात है, वही बात है गाँव में भी देखते होइएगा, किसी किसी घर में उसके बूढ़े जब पिताजी होंगे वह मर जाएंगे या कुछ होगा, तो उसका बेटा जब बड़ा होगा तो कहेगा भाई वो तो हमारे पिताजी अनपढ़ थे, गंवार थे, पढ़े लिखे न थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, गलत काम, ये कर दिया, वो कर दिया, हम ना मानते हैं वाली बात है। रेड क्लिफ रेखा, यह विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, यानी अगर पाकिस्तान अलग देश बन रहा था, उसको ज़मीन चाहिए, तो कहाँ से बंटवारा होगा, तो वही बंटवारा किसने किया था, तो रेड क्लिफ ने किया था। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा गया, तो यह उच्च एशिया की रीढ़ है, यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया। कैसा, क्यों, क्योंकि यह गाठ है, यह बहुत ऊंचा प्लेटू है के नाम से जाना जाता है। सॉरी, काराकोरम प्लेटू नहीं है, यह भी पहाड़ है, हिमालय से पुरान है, यानी प्राचीन है। भारत एक दृष्टि में, देश का नाम भारत, अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली में है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ज्यामितीय आकार कैसा है, तो यह चतुष्कोणीय है। मानक समय तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय है, जो ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी भारत है ग्रीनविच के पूर्व में, यानी इंग्लैंड के पूर्व में है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई इसका उत्तर से दक्षिण के बीच 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा तो 15,106 किलोमीटर, वहीं जलीय सीमा तो 7516 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर की बात हो रही है, तो यह कितना है, यह मात्र 12 समुद्री मील तक माना जाता है। दूसरा होता है संलग्न जल सीमा, यानी प्रादेशिक जल सीमा, यह 24 समुद्री मील तक होता है। और अन्य आर्थिक क्षेत्र, तो यह संलग्न क्षेत्र, यह 200 समुद्री मील होता है। इसमें क्या होगा, प्रादेशिक जल सीमा यह टेरिटोरियल वाटर ही माना जाता है, इसमें देश के कुछ भी कर सकता है। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील है, इसमें टैक्स वसूलेगा, उस पर भी नियंत्रण उस देश का ही होगा। लेकिन जो 200 मील है इस पर काम तो हो सकता है, तेल निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरे देश के भी समुद्र के जो जहाज हैं वह आ जा सकते हैं। जलवायु भारत की कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व के कुल क्षेत्र का 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कुल जनसंख्या यह 2011 के हिसाब से है 1 अरब 21 करोड़, लेकिन अब तो बहुत बढ़ गया होगा। पूरी दुनिया का 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान सेकेंड, लेकिन अब तो हम लोग चीन को भी इसमें पटखनी दे देंगे। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ से ज़्यादा, महिलाएं
58 करोड़ से ज़्यादा। ग्रामीण जनसंख्या अधिक है 83 करोड़, बहुत अधिक, लगभग 68%। और शहरी जनसंख्या 37 करोड़, लगभग 31%। और दशकीय वृद्धि दर तो 17.64 2001 से 2011 के मध्य था। और लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति तो 943, यानी जो 67 पुरुष हैं उनको शादी में का इंतजार करना पड़ेगा या वे न कर सकते हैं। शिशु लिंगानुपात यानी बच्चों की बात हो रही है तो यह 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और आगे देखिए, कुल साक्षरता तो 74.4%, पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है तो यह लगभग 20 करोड़, यानी कुल जनसंख्या का 16%, 16.6%। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यह 10 करोड़ 42 लाख, यानी कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है, पहले 29 था लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य न रहा। और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, पहले 9 हो गया था लेकिन 8 हो गया क्योंकि दादरा और नगर हवेली को 1 कर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% में है भारत के, और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% में है। पठारी क्षेत्र तो यह 27.7% और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% भाग में है भारत के। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं तो 8 है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। द्वीपों की संख्या 1208 है, यानी कि ज़्यादातर निर्जन ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 18, यानी 18 राज्य या यूटी है जो अन्य राज्यों से अन्य देश से अपना सीमा रेखा बनाते हैं। और तेल शोधनशालाओं की संख्या यानी रिफाइनरी भारत में 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ, नाम इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए, पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालनसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल है और वैज्ञानिक नाम इसका क्या होगा तो कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत, ये गान है यानी कोरस मतलब सामूहिक गान गाया जाएगा, और गीत सिंगल वंदे मातरम। तब ना हम लोग सुनते हैं कि लता मंगेशकर गाती हैं। और लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी। देवनागरी लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, इसका नाम याद कर लीजिए प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। और यहाँ देखिए पुदुचेरी की देख बात कहें तो इसका विस्तार 3 राज्य में है। तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी भी एक है। केरल में क्या है, माहे है। और आंध्र प्रदेश में यनम है। और अब हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो शुरू करते हैं, सुनते जाइए, ऐसा ना हो कि केवल देखिए कि भाई साफ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ तो दिखाई दे ही रहा है। चलिए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस भूखंड का भाग था तो गोंडवाना लैंड। जब कल्पना है कि पृथ्वी पर पहले एक महाद्वीप था जो बीचों बीच टूट गया। जो दक्षिणी भाग था उसका नाम है गोंडवाना लैंड, जो उत्तरी भाग था उसका नाम है अंगारा लैंड। तो हम लोग दक्षिण में थे। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों यानी पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। दक्षिण में थे तब न उत्तर में आए। और भूगर्भिक संरचना, यहाँ देखिए, जूलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे उत्तर में यह उत्तर का हिमालय पर्वत, बीच में उत्तर का विशाल मैदान, और यह दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार। मुख्य रूप से इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग कौन कौन से हैं तो वलयों के आधार पर तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो हिमालय इस तरह से है। जो सबसे हिमालय का उत्तरी भाग है उसको क्या कहेंगे, यह यहाँ देखिए, यह इसका नाम है ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र। उसके बाद है जो सबसे हाइट में ऊंचा है और सबसे घना है, यह
उसका नाम क्या है? तो बृहद हिमालय या महान हिमालय। उसके बाद इसका हाइट कम है और इसमें चोटियाँ कम है, यह लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे बाहरी है, इसका नाम है बा हिमालय, जो टूटा फूटा है और यह पूर्व में असम पर जाते जाते विलुप्त हो जाता है। इसका नाम है बा हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। कहा जाता है कि जब मध्य हिमालय या महान हिमालय का जब उत्थान हो रहा था तो उस पर से गिरने वाले पत्थरों से इसका निर्माण हो गया है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी होगी? तो जो सबसे ऊंचा है, सबसे पहले बना बृहद हिमालय। क्यों? क्योंकि अभी भी हिमालय का विकास हो रहा है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहेंगे? यानी जो सबसे लेटेस्ट सदर्न बिंदु कौन था? शिवालिक। उसके बाद और कुछ नीचे वाला होगा, यहाँ पर गोल गोल पत्थर जमा रहते हैं, उसको कहा गया है भाभर। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है, यानी हिमालय का फुट हिल्स। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? यह गिरिपद की स्थिति है, यानी यह हिमालय का यह भी फुट हिल ही है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर। जहां महान हिमालय का औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, मध्य हिमालय का 4000, वहीं पर शिवालिक का है 600 से 1200 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में है? तो इसके उत्तर में महान हिमालय और इसके दक्षिण में शिवालिक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लेटेस्ट तो बाहर वाला यानी शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो यह सतपुरा श्रेणी है। नर्मदा और ताप्ती अपवाद हैं, क्योंकि जो सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं तो यह पश्चिम की ओर। क्यों? क्योंकि भ्रंश घाटी से। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। हिमाद्री या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। अपना ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होता है। उत्तराखंड में पताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई वाले भाग में। अभी हम लोग पहले शिवालिक देखे थे फुट हिल्स, फिर उसके बाद में गोल गोल पत्थर था, उसको क्या कहते थे? भाभर। भाभर के बाद एक इलाका आता है जहाँ पर नदियाँ पुनः वापस आएगी, यानी इस जो पत्थर में नदियाँ विलुप्त हो जाती है। यह दलदली इलाका है, यहाँ पर पानी जमा रहता है, यह है तराई वाला इलाका। और उसके बाद ओरिजिनल मैदान शुरू होता है, जिसमें क्या होगा? एक भांगर और एक खादर। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो यह लद्दाख का भाग है। चीन कब्जा करके बैठा है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 600 से 570 मिलियन वर्ष, यानी भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो यह अवशिष्ट पर्वत है, यानी अब लास्ट एज में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाम इसका अनाईमुड्डी, जो 2695 मीटर है और यह केरल में है। तो दूसरी कौन है? डोडा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है कोंकण तट। इलायची की पहाड़ी यानी कि कार्डमम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो याद कर लीजिए, केरल एवं तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर कहाँ मिलेगा भाई? यह भारत का मैप हो गया। यह क्या है? यह पश्चिमी घाट है और यहाँ पर पूर्वी घाट है, लेकिन दोनों का एक पॉइंट है यहाँ पर मिलेंगे, उसका नाम है नीलगिरी। और यहीं से एक और पर्वत निकलता है पहाड़, उसका नाम है यह कार्डमम हिल्स की बात हो रही है, कार्डमम माउंटेन्स। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 यानी गाडविन आस्टीन, जो काराकोरम में है, यानी पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ देखिए, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, नाम उसका याद कीजिए, राकापोसी। यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है, यानी यह सीधा ऐसे होगा, इनडायरेक्ट। यहाँ देखिए भारत का भौतिक विभाजन, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, यानी उत्तर से। उत्तर मतलब यह भारत के पहले हम लोग देखेंगे हिमालय और उसके सहायक पर्वत के बाद। यह यहाँ देखिए, यह पामीर घाट है और यह कुलून श्रेणी चीन में चला गया। यह सुलेमान रेंज, सुलेमान ही ना है इसका नाम, हाँ सॉरी, यह हिंदू कुश रेंज है, हिंदू कुश श्रेणी, इसी में आगे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ आएंगी। तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चला जाता है। और हम लोगों को काम है क्या, किससे? तो भारत से। तो भारत के बारे में देखिए, भारत में हम लोग यही पढ़ते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन है? तो ये काराकोरम है।
फिर इसके बाद यह लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, और उसके बाद यहाँ पर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और सबसे अंतिम शिवालिक है। क्लियर हो गया? आगे देखिए। और ये सब पर्वत के नाम हैं जो अधिकतर जितने भी सबसे हाईएस्ट टॉप चोटियाँ हैं वो सब के सब महान हिमालय में है, केवल एक को छोड़कर। क्या नाम है उसका? नंगा पर्वत। क्या नाम था? यहाँ देखिए, यह है नंगा पर्वत। यह यहाँ 8100 लिखा, लेकिन यह सॉरी नंगा नहीं, यह है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। यह कहाँ है? तो यह काराकोरम रेंज की है और यह 8681 किलोमीटर है। यह एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट यहाँ देखिए, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो भारत के सिक्किम के पास में कहेंगे। यह बिहार का जो गंडक नदी और जो कोसी नदी है इन सब के बीच में है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए कि सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी कौन है। सबसे पूर्व में नामचा पर्वत है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, याद कीजिए। उसके बाद पश्चिम में आएंगे हम लोग तो भारत में सिक्किम में क्या मिलेगा? कंचनजंगा। फिर कंचनजंगा से पहले आएंगे तो मकालू, यह नेपाल में है। फिर माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी नेपाल हिमालय पर रहे हैं। और इसी तरह सबसे पश्चिम में आएगा, उसका नाम क्या होगा? एक नंदा देवी, यह भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी के बाद में एक कैलाश श्रेणी क्या है? तो काराकोरम के समानांतर ही कैलाश श्रेणी है। और सबसे जो पश्चिम में भारत में पड़ेगा कौन पर्वत है? उसका नाम है नंगा पर्वत। यहीं से सिंधु नदी यू टर्न ले लेती है। यह हो गया आपको पर्वत के बारे में। और यहाँ पॉइंट नज़र कराइए, यह इलाका, यहाँ से 3 नदियाँ, एक पूर्व की ओर जाती है, एक पश्चिम की तरफ और एक डायरेक्ट इसी तरह से हिमालय को काट देती है। तो कौन है उसका नाम? तो यहाँ पर जो यह नदी है, यह है सिंधु, यह है सतलज और यह है आपका ब्रह्मपुत्र। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और जो सिंधु नदी सिस्टम है, इसमें कौन कौन नदी आएगा? सबसे पश्चिम में यह सिंधु नदी है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है और ब्यास तो भारत में ही रह जाता है, और एक है सतलज नदी। यह सिंधु नदी सिस्टम के ये सारे नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत विशाल रिवर है, यह ब्रह्मपुत्र है, इस तरह से भारत में एंट्री लेगा। क्लियर है? इसके भी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि सुबनसिरी, स्वर्णसिरी, लोहित, दिहांग, दिबांग आदि नदियाँ हैं। और गंगा रिवर सिस्टम, ये गंगा नदी गंगोत्री से इसका उद्गम स्थान है, इसके समानांतर ही यमुनोत्री से यमुना है। दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, बहुत सारे, और यह सोन नदी है, गंडक है, घाघरा है और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे। कुछ नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ के बारे में जान लीजिए। तो गारो, खासी, जयंतिया इसी तरह से लोग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है। इसी तरह लुसाई पहाड़ी तो मिजोरम में है। नागा पहाड़ी कहाँ मिलेगा आपको? तो नागा पहाड़ी नागालैंड में मिलेगा। नागालैंड नहीं, यह मणिपुर और नागालैंड दोनों कह सकते हैं। और पटकाई बूम तो यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं। मलाईगिरी, यह पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। यह छोटा नागपुर का पठार है जो मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ है। कैमूर यानी कि बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया और मध्य प्रदेश का इलाका है। और यह विंध्य श्रेणी और सतपुरा के मध्य से कौन सी नदियाँ बहती है? तो नाम है इसका नर्मदा। और फिर सतपुरा और इसके सतपुरा के साइड से इसका नाम क्या है? तो ताप्ती रिवर है। यह मैकाल है, मैकाल से भी बहुत सारी नदियाँ, एक नदी यह महानदी है, एक सोन गंगा में मिलेगी। और ये नर्मदा कहाँ चली गई? तो बंगाल की खाड़ी में है। मैकाल हो गया। फिर महादेव, यह क्या है? तो यह भी सतपुरा रेंज का ही पर्वत चोटी। कौन कौन? तो सतपुरा में कौन कौन आएगा? तो महादेव, मैकाल, तो मैकाल सबसे पूर्वी है। और उत्तरी सरकार यहाँ आते हैं। उत्तरी सरकार यानी याद आए तो समझ जाइए कि उड़ीसा की बात हो रही है। तो अरोया कोंडा यह जगह का नाम है, यानी यह भी एक पर्वत श्रेणी है। तेलंगाना प्लेटू दक्षिण भारत का पठार है। यहाँ पर कृष्णा नदी है और यह गोदावरी नदी है। और नल्लामलाई हिल्स, यह कहाँ मिलेगा आपको? तो नल्लामल्ला यह आंध्र प्रदेश में है। इसी तरह से जवादी, सेवराय ये सब तो कहाँ में? तमिलनाडु में पर्वत श्रेणियाँ है और पूर्वी घाट के हैं सब। यह आपका अन्नामलाई है यानी कि इलायची पहाड़ी यानी कि कार्डमम की पहाड़ी। और अनाईमुद्दी इसका हाईएस्ट पीक है। और नीलगिरी पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी का क्या है? तो डोडा बेटा है।
कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल यह है, उसका नाम क्या है हम आगे देखेंगे। आप ही कमेंट कर सकते हैं उसका नाम क्या है। और यह पश्चिमी घाट है, जिसका नाम महाराष्ट्र में सह्याद्री है। और इस पश्चिमी घाट यह लगातार है, जबकि पूर्वी घाट देखिए कटा फटा है। और जो पश्चिमी घाट है इसमें कुछ पासेज हैं, तो नाम एक भोर घाट, थाल घाट, और एक नीचे होगा उसका नाम होगा सिनगोट्टा गैप। यहाँ देखिए पाल घाट और सिनगोट्टा गैप नदियाँ हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो भारत का तट है इसके बारे में भी कुछ नाम है। यह गिर पर्वत यहीं पर है, शेर का अभ्यारण्य है, और यह कच्छ का रण है। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा और छोटा करें। यहाँ देखिए महाबलेश्वर, यहाँ से क्या निकलेगा? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन नदी निकलेगा? तो कावेरी नदी के नाम आता है। और यहाँ देखिए, तो यह जो तट है यहाँ से यहाँ तक, उसको क्या कहेंगे? तो कोंकण तट। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और से लेकर कहाँ? तो गोवा तक विस्तृत है। उसके बाद कर्नाटक की बात आएगी, तो यहाँ देखिए यह से यहाँ तक तट, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पूरा का पूरा तट अगर कह दिया जाए एक रूप से तो एक कन्नड़ा तट है, कर्नाटक वाला। लेकिन मालाबार तट कुछ अलग है, यानी कि जो केरल वाला भाग है वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और भारत के जो पूर्वी तट है, यहाँ देखिए यह यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो यह है कोरोमंडल तट। और उसके बाद यह रायलसीमा इलाका आता है, और उत्कल तट यानी कि उड़ीसा वाला भाग है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो यह तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। हमने अरावली पर्वत तो देखा ही नहीं, यही अरावली है। यह जब पढ़िएगा जलवायु तो इसमें बार बार इसका नाम आता है। यह थार मरुस्थल है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? यह म्यांमार में है। यानी हिमालय कैसा है? लोग कहते हैं कि धनुष की जैसा, सही बात है। इधर भी टेढ़ा हो गया है और इधर भी टेढ़ा हो गया है। यही जो हिमालय का भाग है यह म्यांमार में, इसका क्या नाम है? तो अराकान योमा। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो यह धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कौन? तो कुल्लू घाटी। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहेंगे? बुग्याल या पयार के नाम से उनको जाना जाता है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर है, वहीं पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिम नद क्या है? उसका नाम है सियाचिन, जो लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, यानी उत्तराखंड, जहाँ यही ग्लेशियर के फटने से क्या हुआ था याद ही है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, यानी ज्योग्राफिकल रूप से यह प्रायद्वीपीय भारत का है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह नॉर्थ ईस्ट में आता है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो पैलियोजोइक एरा की बात हो रही है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में है। कौन? तो दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में क्या कहेंगे? पूर्व में द्वार कहेंगे, और पश्चिम में दून कहते हैं, यानी हरिद्वार, देहरादून। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो यह चेन्नई से। भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य। कौन कौन? याद कीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका है? तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? उसका नाम है सैडल पीक।
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को आपस में पृथक कर देता है तो अंडमान को किससे तो निकोबार द्वीप से। बायरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है तो यह पुलिकट झील के समीप है। कहाँ तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। राम सेतु कहाँ से आरंभ होगा तो धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है तो लक्षद्वीप की बात है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है कौन तो मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है तो नाम है पंबम द्वीप या रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मुंबई। द्वीप का नाम क्या है सालसेट। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है तो कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं तो पीर पंजाल श्रेणी में। यहाँ देखिए हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा नेपाल में है 8848 मीटर। काराकोरम यानी केटू गार्डविन ऑस्टिन यह काराकोरम रेंज में है। यह भारत का है लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। कंचनजंगा भारत में है, सिक्किम में और नेपाल में भी है। 8598 मीटर इसका हाइट है। फिर मकालू धौलागिरी ये दोनों नेपाल में है। भारत में नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा ये सब भारत में है। और गुरु मंधाता तो यह तिब्बत में है। क्लियर हो गया। आगे देखिए सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद ऐसे देखिए यह हिमालय है, इसका विस्तार नदियों के नाम पर है, यानी नदियों के कारण इसका नामकरण कर दिया गया है। यह सिंधु नदी है और यहाँ पर कौन सी नदी है, काली नदी है जो उत्तराखंड से होकर बहती है। इसके बीच के भाग को क्या कहा गया तो यह पंजाब हिमालय है। क्या है यह पंजाब हिमालय। फिर इसके बाद यह काली नदी से लेकर और पूरब में तीस्ता नदी के बीच आएंगे तो पंजाब हिमालय के बाद में इसका नाम आता है यह है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के बाद सतलज तीस्ता नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम क्या होता है यह है असम हिमालय। और जो नेपाल हिमालय है यह सबसे बड़ा है, यानी कि महाभारत रेंज भी कहते हैं। इसी तरह बीच में एक डिवाइड मिल जाएगा कहीं पर आपको कि पंजाब हिमालय कहाँ से तो सिंधु से सतलज और सतलज से काली, बीच में सतलज और काली नदी के बीच में उसका नाम है कुमायूं हिमालय। आगे बढ़ते हैं जलवायु। तो जलवायु से हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।